तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम कर रहे थे, और इसमें जो मेन हमें बात याद रखनी है, सबसे पहले तो आर्टिकल याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A। पार्ट की अगर हम बात करें तो कौन से पार्ट में है ये? पार्ट 4A में है ना। जस्ट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनके पास में ही रखा हुआ है, मतलब उसके जस्ट बाद जो चैप्टर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है, 4A। 4A में रखा हुआ है। दूसरा, ये जो ड्यूटीज है रिकमेंडेशन कब आई थी? कल हमने बात की थी कि किसने रेकमेंड किया था ये? कमेटीज का नाम याद रखना है। रेकमेंडेड बाय, कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। और स्वर्ण सिंह कमेटी को फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर्म करने के लिए किसने रेकमेंड किया था? दिस इज द टाइम ऑफ इमरजेंसी। हाँ, 1975 से 7 में यहाँ तक, तब तक चली थी इमरजेंसी। मतलब देख रहे हो, 75 से 77, यानी 3 साल इमरजेंसी में रहे हम। और इमरजेंसी मतलब जिस समय लगी थी ना, अगर वहां के उस टाइम का कोई जिंदा है, अभी जीवित है, जिन्होंने ये इमरजेंसी देखी है, कोई बच्चा ही हो, तो उस समय का जो भी है, तो वो बता सकता है कि उस समय की इमरजेंसी कैसी थी। हार्श थी। हार्श मतलब कि जो जितनी भी प्रेस थी, मीडिया, सब जेल में बंद। जितने पॉलिटिकल ओपोजिशन के पार्टी के लीडर्स सब जेल में बंद। मतलब कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था कि क्यों लगाई गई इमरजेंसी। और एक और इसमें वो करना था करेक्शन। जो उस समय प्रेसिडेंट थे उनका नाम मैंने शायद सही नहीं बताया था। उनका नाम था, हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद। इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। अली अहमद। और उसके बाद बेटा जब 1977 में जब इलेक्शन हुए, क्योंकि इन्होंने सारी असेंबली वगैरह बंद कर दी थी, जनरल इलेक्शन करवाए, तो बहुत बुरी तरह से ये हार गई थी। और कौन आए थे फिर? जनता पार्टी के मोरारजी देसाई। और ये पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने थे। ठीक है, ये भी बात याद रखनी होती है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम कौन बना था, तो मोरारजी देसाई आए थे। ठीक है, तो अब इन्होंने इसमें इनिशियली जो है 10 ड्यूटीज दी थी। 10 में से हमने ए लिख लिया था, बी लिख लिया था, सी और डी, यानी कि 1 2 3 4 लिख लिए थे हमने। अब हम लिखेंगे ई। तो ई क्या है? टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा और शांति वो करना, प्रमोट करना। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, शांति एंड भाईचारा फैलाना। और इसमें ये मैंने सिर्फ इनिशियल लाइन लिखी है, ये बहुत लंबा है, क्योंकि ये जो है ना मतलब 10 की 10 ड्यूटीज मैं तुमको वैसे शेयर कर दूंगी अभी यहाँ पे, क्योंकि स्पेस भी कम है और टाइम भी कम रह जाता है। तो सिर्फ इसकी हेडिंग समझ लो कि क्या लिख रखा है। तो ई में है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, पहला, मतलब फोर्थ, फिफ्थ हो गया ये। ठीक है, और amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional और sectional diversity। अब इसमें एफ है, इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 5 है, ये 6 हो गया, एफ। ठीक है, अब ये बताओ, ये वाली ड्यूटी तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना,
प्रमोट हार्मनी, सिटीजन थोड़ी फैलाते हैं कुछ ऐसा। हेट स्पीच कौन देता है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व the rich heritage of the of India, rich heritage of India. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज यानी कि भारतीय जो विरासत है उनकी वैल्यू करना और उसको प्रिजर्व करके रखना, हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, आवर कंपोजिट कल्चर, मतलब अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, उसकी वैल्यू करना। ठीक है, ये हो गया। और ई के बाद जी, स्मॉल में लिखना पड़ेगा जी। नेक्स्ट है जी। अब जी में क्या लिखा हुआ है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि अगर ये दे दिया और कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे दिया, इसमें से ये पूछा कि इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि इससे बिल्कुल सेम मैच करते हैं, हाँ मिलते जुलते थे। जैसे ये एनवायरनमेंट वाला, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो उसमें ना तुमको ये याद रखना है जहां पर टू लगा हुआ आ जाए और तब समझ जाना, क्योंकि वहां पे स्टेट के लिए लिखा हुआ है और वो कुछ लैंग्वेज अलग है, तो उसमें थोड़ा डिस्टिंक्शन में करके देखती हूँ, अगर बन जाए तो मैं दोनों का डिफरेंस बता के और तुमको सेंड कर दूंगी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, इसकी हेडिंग इसी के हिसाब से सही रहेगी, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, ये लिख लेना। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि साइंटिफिक इनोवेशन करो बच्चों को, और मतलब सिटीजन्स के लिए कहा गया है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, रिफॉर्म। इसमें वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में से कुछ बहुत कम चीजें पूछी जाती है, लेकिन फिर भी ये अगर पूछने लगे तो कुछ ऐसे, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, टू सेफ गार्ड मतलब ये आपकी ड्यूटीज है, ठीक है, ये काम आपको करना है जो स्टेट को करने चाहिए थे, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा फैलाना, ये हेट स्पीच कौन देता है? नेता लोग देते हैं, है ना। दूसरा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, मतलब देखो प्रिजर्व वैल्यू तो हम कर लेंगे, वैल्यू तो हम करते हैं, ठीक है, कि जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे कि इमारतें हैं, वहां पे क्या करते हैं, कुछ लिख के आ गए, उसे खराब कर दिया, ये नहीं वैल्यू करते कि ये हमारा कल्चर है, मतलब जो एक हेरिटेज बना हुआ है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, वो काम तो हम कर लेंगे, लेकिन उसको बनाए रखना, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, वो स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है। बट ये फिर भी हमारी ड्यूटी डाल दी। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिल्ली के कंटेक्स्ट में ही आ जाओ, ये बताओ, पॉल्यूशन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, मतलब
इंडस्ट्रीज आपके हाथ में है, स्टबल बर्निंग आपके हाथ में है, ठीक है, और जो व्हीकुलर पॉल्यूशन हो रहा है वो आपके हाथ में है। और उसके बाद ये हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हमारी ड्यूटी है। मतलब हमारे फायर क्रैकर्स से तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे जो फायर क्रैकर जल रहे हैं वो जो स्टबल बर्निंग है, फायर क्रैकर तो एक दिन में एक पराली जो 1 घंटे में जलती है ना, वो एक दिन की दिवाली से भी ज्यादा है। एक दिन की दिवाली में जो हम फायर क्रैकर जला रहे हैं उससे भी ज्यादा है एक दिन की स्टबल बर्निंग, 1 घंटे की, ठीक है। लेकिन उस चीज को ये लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अब दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, जो हमें प्रॉब्लम हो रही है ना, सबको कोल्ड नोज में सांस लेने में दिक्कत, ये इसी वजह से है ना। तो ये चीज है टू सेफ गार्ड। अब खैर अब लिखना तो है ही जब दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो तुमको करना नहीं है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी तो नुकसान नहीं पहुंचाना है क्योंकि तुम्हारी ही है वो पब्लिक प्रॉपर्टी। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, ये उन लोगों के लिए है जो बसें जला देते हैं। एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, और वायलेंस नहीं करना है ना, टू ऑब्जर्व वायलेंस, वायलेंस भी नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है। जे है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ, बहुत अच्छी अच्छी ड्यूटीज बताई है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। अब इसमें इतना है के भी लिखवा देती हूँ, ये बाद में ऐड हुआ था के, ठीक है। के किसके लिए है, ये पेरेंट्स के लिए है, टू प्रोवाइड, यही है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। अब ये बताओ क्या अगर किसी का, इनमें से किसी का वायलेशन होता है तो जेल होगी? किसकी, किस वाले में होगी मैं बताती हूँ। जो ए है हमारा बेटा, ए में लिख रहा है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि एक तो आपको किससे अवॉइड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ बोलोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तब। दूसरा, रिस्पेक्ट करनी है इसके नेशनल फ्लैग की और किसकी, नेशनल एंथम की, ठीक है। अब नेशनल एंथम के बारे में काफी कंट्रोवर्शियल बातें हुई है क्योंकि सिनेमाज में जो है ये चलाया जाता था और कंपल्सरी खड़ा होना होता था, और कुछ लोगों ने क्या किया था कि खड़े नहीं हुए थे। फिर ये मामला, कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन शॉर्ट में ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सिनेमा घरों में जरूरी नहीं है नेशनल एंथम चलाना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दे दी और ये सही भी था। सिनेमा घर जहाँ पे मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं वहां पे, और एक और चीज है कि नेशनल एंथम कभी भी एनक्लोज्ड स्पेस में नहीं होता है ना, एंड सिनेमा हॉल इज एन एनक्लोज्ड स्पेस, तो एनक्लोज्ड स्पेस में तो कराना भी नहीं चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई इसको पनिशेबल नहीं मानेंगे, सिनेमा घरों में चलाया ही ना जाए, ठीक है। तो वो हो जाता था, तो वो अब बंद कर दिया गया है सभी सिनेमा हॉल में। कुछ जगहों पे वॉलंटरीली चलता है, तो वॉलंटरीली है, यानी कि उनकी मर्जी से। अब बात आती है कि क्या सजा हो सकती है, तो इसके लिए बेटा जवाब आया था, इस कमेटी का नाम जरूर याद रखना, इसका नाम था वर्मा कमेटी, वर्मा कमेटी। अब वर्मा कमेटी ने क्या कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, या हमारे जो आइडियल्स है, अगर इनका कोई वो करता है, इंसल्ट करता है किसी भी तरह की, तो जो लीगल प्रोविजंस है उसके तहत ही उसे सजा मिल जाएगी,
ठीक है। अब ये वर्मा कमेटी आई थी बेटा 1999 में वर्मा कमेटी आई थी, और वर्मा कमेटी ने कहा था कि अगर कोई नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको सजा मिलेगी नेशनल ऑनर एक्ट के तहत, यानी कि पनिशमेंट मिलेगी नेशनल ऑनर एक्ट के तहत। ऑनर मतलब सम्मान। नेशनल ऑनर एक्ट जो है ये हमारा बेटा बेसिकली हमारे नेशनल जो सिंबल्स है उनसे जुड़ा हुआ है, और ये है 1971 का, कि अगर नेशनल फ्लैग को आपने पाया गया कि कोई उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, नेशनल ऑनर एक्ट हो गया, जो कि अगर कोई नेशनल फ्लैग की या किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके लिए। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1995। ठीक है, इसे यही देख लो, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये है 1955। ये कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी वायलेंस होता है तो उसको सजा देता है। ठीक है, कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, ये उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसे भी यही लिख लेना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, या इसे लिखना है ऐसे आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951। अगर कोई भी पार्लियामेंट में जो भी मेंबर है, एमपी है, एमएलए है, कोई भी जो उसके मेल प्रैक्टिस के लिए और उसके कैरेक्टर के लिए, अगर ही इज नॉट, इफ ही इज अ क्रिमिनल और कन्विक्शन हो गया है, कन्विक्शन मतलब उस पर केस चल रहा है और वो कन्विक्ट पाया गया है, तो अब उसको केस भी नहीं लड़ने दिया जाएगा। इफ ही इज कन्विक्टेड, कन्विक्टेड होता है बेटा कि उसको दोषी ठहराया जा चुका है ना, वो दोषी पाया गया है उस चीज में, तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो ये कुछ एक्ट है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेटा तुमको पता ही है 1972, तो ये उसके लिए बनाया है टू इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, कि अगर कुछ भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम होते हैं तो वो WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डील होंगे, और अगर कोई भी सिटीजन इसको वायलेट करता है तो उसको सजा इसके तहत उसको ये पेनल्टी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करते तो आपको सजा नहीं मिलेगी, कुछ केसेस में मिलेगी। ठीक है, वर्मा कमेटी याद रखना है, और इनसे रिलेटेड ये एक्ट याद रखने, नेशनल ओनर एक्ट 1971 और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 और आरपी एक्ट 1951। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट है जो कि तुमको याद रखने हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बेटा ये के तक ही है, के बाद में ऐड हुआ था, और आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। जितना पूछा जाएगा, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो मैं तुमको शेयर कर दूंगी, एक बार उस पर देख लेना। ठीक है, और इसे नोट कर लेना जो जो इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है।